तो क्या ले यूपीएस स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी? आई होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा। दिस इज़ डे 18 ऑफ द प्रिपरेशन एंड जैसा कि मैंने डे 16-17 के हमारे वीडियो में बताया था कि हमने पॉलिटी का क्या क्या कवर किया, फिर हिस्ट्री का क्या क्या कवर किया, फिर ज्योग्राफी का क्या क्या कवर किया। अब आते हैं डे 18 में, और डे 18 में हम इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले के वीडियोज़ में रेपो रेट की बात की है, तो रेपो रेट वो रेट होता है बेसिकली जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। ठीक है, अब अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देगा, यानी कि जिस रेट पे वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को वो बढ़ा देगा, तो क्या होगा मार्केट में? अगर वो उस रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक्स को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। कमर्शियल बैंक अगर अपने रेट बढ़ा देगा तो लोग कम लोन ले पाएंगे, क्योंकि उनको उस लोन का ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? उनको कोई चीज़ें खरीदनी होंगी तो वो बैंक से पैसा नहीं ले पाएंगे, और बैंक से पैसा नहीं ले पाएंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं पैसा कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रेट ज़्यादा हो गए हैं, रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो फिक्स डिपॉजिट्स करेंगे, किसी ना किसी तरीके से बैंक में पैसा जमा करेंगे, उससे भी उनके पास का पैसा कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से तुम्हें रेपो रेट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक दूसरे की इंटरलिंकिंग के बारे में पता चलेगा। अब सोच के देखो कि रेपो रेट का, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, उसका एक इंपॉर्टेंट मैटर आता है महंगाई पे, यानी कि इन्फ्लेशन को। जब इन्फ्लेशन पिक्चर में आती है, ठीक है, मान लो कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो महंगाई क्या होती है? सोच के देखो कि महंगाई होती क्या है। महंगाई ये होती है कि चीज़ों के दाम महंगे हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ों के दाम कैसे कैसे महंगे हो सकते हैं? ये भी हो सकता है कि मार्केट में चीज़ें कम है और 100 लोग हैं जो उन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, 100 ही वो चीज़ें हैं, तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन अब 100 लोग हैं दूसरे सिनेरियो में और चीज़ें 50 हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे 2 लोग आ गए। ठीक है, तो उससे अब जो उसको बेचने वाला है उसको पता है कि मेरे पास हर चीज़ को लेने वाले एक की जगह 2 हैं, 2 की जगह 4 लोग हैं, तो चीज़ों का रेट महंगा जाएगा। चीज़ों का रेट महंगा जाएगा, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये चीज़ इन्फ्लेशन पैदा करती है कि भैया चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन चीज़ों से ज़्यादा और दूसरे तरीकों से पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। तो जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि उसी चीज़ के वो ज़्यादा रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। उस तरीके से भी इन्फ्लेशन आ सकती है। अब आप ये सोच के देखो, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट का हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? मान लो कि सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिए, तो अब आपको होम लोन लेना है, महंगा हो गया, तो आप कम होम लोन लोगे। आप कम होम लोन लोगे तो जो बंदा फ्लैट बना रहा है, घर बना रहा है, उसके फ्लैट घर कम बिकेंगे। ठीक है, तो वहाँ मार्केट नीचे आ जाएगा। अब उसको अपने फ्लैट बेचने हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने रेट कम करेगा, रेट कम करेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो मार्केट फिर वैसे कम आ जाएगा। वो जो फ्लैट बनते हैं, जो घर बनते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का कितना सामान लगता है, वो सारा सामान की कॉस्ट बढ़ेगी या फिर कॉस्ट में कटिंग करनी पड़ेगी, तो उन सारी इंडस्ट्रियों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कैसे महंगाई को कम करने के लिए जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेटों को बढ़ाता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके महंगाई को कम करने की कोशिश करता है। समझ पा रहे हो? दूसरी चीज, अब क्या बोलते हैं कि आरबीआई का ये मकसद है कि वो इकोनॉमी को कंट्रोल रखे। अगर बहुत ज्यादा रिसेशन आ जाए, समझ रहे हो, तो भी उठाना है उसे इकोनॉमी को। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए तब भी उसको अंडर कंट्रोल में ला करके स्टेबल करना है उसको। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि महंगाई है और सरकार ये रेपो रेट बढ़ा देती है, उसके बावजूद भी महंगाई कम नहीं होती। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था और ऐसा होता रहता है। ठीक है, कि उन लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, उन लोगों ने लोगों तक पहुंचने वाला पैसा किसी तरीके से कम हो सके ताकि वो कम खरीदें, ताकि चीजों के रेट कम आए। ठीक है, ताकि चीजों की डिमांड कम आए मार्केट में। लेकिन फिर भी डिमांड पे डिमांड बढ़े जा रही है, इन्फ्लेशन कम ही नहीं होके दे रहा।
ऐसी सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जब सब कुछ बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाता है, ठीक है, और नीचे नहीं उतरता है, ठीक है। फ्लेशन इन्फ्लेशन का हिस्सा है, ठीक है, इससे मिलके बनता है स्टैगफ्लेशन। ऐसा ही 1973 के वॉर के टाइम पे देखा गया था, जब अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में वॉर हुआ था, तो ओपेक कंट्रियों ने इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस बढ़ा दिए थे। अब तेल के प्राइस बढ़ने की वजह से अलग अलग जगहों पे बहुत इंपैक्ट आया था और स्टैगफ्लेशन हो गया था, समझ रहे हो। मतलब किसी भी तरीके से वो महंगाई कम ही नहीं हो रही थी, ठीक है। अब जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्या होगा, फिर कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के, तो उसमें फिर पिक्चर में और दूसरे फैक्टर, दूसरी चीजें आती हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा पढ़ो कि किस किस तरीके से मार्केट में रिसेशन, इन्फ्लेशन और इन सब के बीच में से स्कैम भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में आपने 2G स्कैम देखा, कॉमनवेल्थ का स्कैम देखा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बैंक के लोग फ्रॉड करके भाग गए, ठीक है। कोल घोटाला आपने देखा। तो इन सब की वजह से कितना सारा पैसा मार्केट में से, कितना सारा पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के पास चला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज के बारे में पढ़ो। आजकल तो आपने देखा होगा कि लोग किसी भी चीज पे इतना ट्रोल करने लग जाते हैं, हर चीज में चिल्लाने लग जाते हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, ठीक है। तो वो स्कैम की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुअल स्कैम की बात कर रहा हूँ। स्कैम वो होता है जहां पर कोई आदमी इस नीयत से घुसता है कि मुझे फ्रॉड करना है, समझ रहे हो। अब ऐसे में हमारे एक ब्रिटिश के एक बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मेनार्ड किंग, उन्होंने कुछ कुछ आइडियाज बताए थे। उनके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स थे मार्केट को समझने के, मार्केट को फ्री फ्लोइंग करने के, मार्केट को बैलेंस में रखने के, जिसमें से एक था डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी मतलब कि आदमियों का जो खर्चा, स्पेंडिंग करने की जो पावर होती है, या फिर आदमियों की जो इकट्ठी मिलकर जो डिमांड पैदा करने की पावर होती है, उसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी की एक्टिविटीज तय होती है। एक ये बड़ा फैक्टर होता है डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी में, जहां पे डिमांड की वजह से इकोनॉमी ड्राइव हो रही होती है, ठीक है। अब ये चीज जो हो रही होती है तो इसमें एक बड़ा रोल गवर्नमेंट का आता है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल कैसे आता है कि भाई गवर्नमेंट एक्टिवली मतलब इंटरवीन करती है और पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी को बैलेंस करने में। जैसे कि वो पब्लिक वर्क्स में पैसा डालती है, उन पब्लिक वर्क्स के जरिए वो पैसा आम लोगों तक पहुंचता है। उस आम पैसा जो आम लोगों तक पहुंचा, उसकी वजह से उनकी स्पेंड करने की ताकत बढ़ती है। उनकी स्पेंड करने की ताकत बढ़ती है तो उनके लोकल जो मार्केट्स होते हैं वो फ्लरिश करते हैं, और उनकी वजह से, ठीक है, जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। लोगों के पास पैसा आता है और उनके पास इकोनॉमी में खर्चा करने के लिए होता है, इन्वेस्ट करने के लिए होता है, तो उससे फिर चीजें ग्रो करती हैं, इकोनॉमी वापस से स्टेबल आ जाती है। दूसरा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो कि इसने जॉन मेनार्ड किंग्स ने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक चीज के इनिशिएशन से, शुरुआत से देखते ही देखते बहुत सारी चीजों में जो है इनकम और कंजम्पशन का एक इंक्रीज आ जाता है बहुत बड़े पैमाने पे। उसके बाद भाई हमारे मिल्टन फ्रेडमैन आए थे। 1970s तक ये सब सही चलता था। जॉन मेनार्ड किंग्स की जो फिलोसफी, जो प्रिंसिपल थे इकोनॉमी को मैनेज करने के, वो सही काम आते थे। लेकिन 73 में जब स्टैग्नेशन हुआ, जब ऐसे इवेंट हुए जहां पर और बड़े बड़े फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, वहां पर ये सब काम नहीं आता था, फेल हो रहा था। तो वहां पर मिल्टन फ्रेडमैन ने अपनी और चीजें लेकर के आए। उनका ये कहना था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने का सबसे जो मेन तरीका है, फिनोमिना है, वो मॉनेटरी फिनोमिना है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक पैसे के फ्लो को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए, ठीक है। उनका ये कहना था कि डिमांड साइड नहीं, सप्लाई साइड जो होती है इकोनॉमी की, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है, ठीक है। आप टैक्स पे कंट्रोल करते हो, जैसे गवर्नमेंट करती है फिस्कल पॉलिसीज के तहत, ठीक है। गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ा सकती है पब्लिक के बीच में, इकोनॉमी में, तो वैसे ही वो कम भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सप्लाई साइड के भी जो ड्राइवर्स हैं, ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही चलते हुए एक टूल होता है जिसे फिलिप्स कर्व बोला जाता है। तो फिलिप्स कर्व होता है बेसिकली कि महंगाई और नौकरियां
इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि जब भी महंगाई बहुत ज्यादा होगी ना, तो जो बेरोजगारी का दर है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत कम होगा, और जैसे जैसे महंगाई कम होती चली जाएगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। अब ये चीजें कई बार स्टैंडर्ड तरीकों से काम करती है मार्केट में, लेकिन कई बार नहीं करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बहुत है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। ऐसा क्यों होता है, सोचे देखो। और ऐसे भी सिनेरियो हैं जहां पर वो फिलिप्स कर्व भी फेल हो जाता है। जैसे यूएस के मार्केट में ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट घटा, लेकिन इन्फ्लेशन कम आ गई, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज का कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इम्पैक्ट रहता है, हाथ रहता है, वो चीजें आपको पता चलेंगी। आगे आने वाले टाइम में ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स, टेक्निकल एडवांसमेंट के फैक्टर और दूसरे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जहां पे फिलिप्स कर्व काम ना करे, तो वो सारे सिनेरियोज आप देखो। कोई भी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उसके दो हिस्से होते हैं। एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंशन करने वाली पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पॉलिसी। एक्सपेंशन करने वाली पॉलिसी में पैसा जाएगा, फ्लो होगा, बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पॉलिसी में पैसा खींच लिया जाएगा, कम कर लिया जाएगा ताकि स्लो डाउन कर लिया जाए। आप इन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ो एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, एंड चीज़ें समझ में आएंगी, डॉट्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो या गो ऑन गाइज एंड सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, एंड या these are the tips and suggestion sessions for day 18, and yeah, all the very best guys.